अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों आज की क्लास बहुत ही ज़्यादा लाजवाब होने वाली है, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि आज की क्लास में हम लोग साइंस के वीवीआई क्वेश्चंस करेंगे जो आपके बिहार, यूपी, झारखंड पैरामेडिकल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। क्योंकि दोस्तों आज की इस क्लास में मैंने कई सारे ऐसे क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर पूछे जा चुके हैं, है ना। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं, पहली बार है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर लीजिए। और दोस्तों क्लासेस का पीडीएफ के लिए, है ना, क्लासेस पीडीएफ के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। इसके लिए आपको जाना होगा टेलीग्राम चैनल पे और वहाँ सर्च करना होगा स्टडी विद रितेश, और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाना होगा। आपको हर एक क्लास का पीडीएफ मिलेगा, नोट्स मिलेगा, टेस्ट भी वहीं पे होगा। तो जल्दी से आप लोग जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम चैनल का, ठीक है। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, पहला क्वेश्चन है तैराकी इसके द्वारा संभव है। आपको यहाँ बताना है तैराकी जो है गति के किस नियम के द्वारा संभव है। गति का द्वितीय नियम, गति का तृतीय नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम या गति का प्रथम नियम। जल्दी से बताइएगा। तैराकी यानी स्विमिंग, है ना, वो गति के किस नियम के द्वारा संभव है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपका जवाब आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी यानी गति का तृतीय नियम, है ना। गति का तृतीय नियम के कारण ही तैराकी यानी स्विमिंग संभव है। देखिए गति के 3 नियम होते हैं, जिसमें से पहला नियम क्या कहता है। देखिए गति के तीनों नियमों को किसने दिया? न्यूटन जी ने दिया, है ना। गति के तीनों नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा हुआ? न्यूटन साहब जी के द्वारा हुआ। तो अब इसमें से देखिए गति का जो प्रथम नियम होता है बच्चों, गति का प्रथम नियम, इसमें क्या कहा गया है? इसमें यह कहा गया है कि प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विराम अवस्था में रहते हैं जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगे, है ना। तो ये होता है गति का प्रथम नियम। अब देखिए गति का द्वितीय नियम में क्या बताया गया है, ये सब आप लोग पढ़े होंगे। गति का द्वितीय नियम में ये कहा गया है कि किसी भी पिंड की संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है, ये कहा गया है गति के द्वितीय नियम में। और गति का तृतीय नियम, जिसमें अभी तैराकी संभव है ना, तैराकी संभव है, इसमें क्या कहा गया है कि प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, ये कहा गया है गति के तृतीय नियम में। अब देखिए कभी कभी ये भी पूछ लेता है बच्चों कि रॉकेट का जो सिद्धांत है ना, रॉकेट का सिद्धांत वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? बताइए। तो रॉकेट का जो सिद्धांत है वो न्यूटन के कौन से नियम पर आधारित है? तो जी हाँ, न्यूटन के 3 नियम हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो ये भी जो है ना रॉकेट का सिद्धांत, ये भी गति के तृतीय नियम पर आधारित है ना। ये भी जो है गति के तृतीय नियम पर आधारित है, आपको याद रखना है, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों अगला प्रश्न है फ़ारेनहाइट स्केल पर परम ताप का मान है। देखिए फ़ारेनहाइट स्केल पर जो परम शून्य ताप, जिसको एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है। तो क्या पूछा गया है कि फ़ारेनहाइट स्केल पर परम शून्य ताप यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मान क्या होगा। और ये क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में पूछा जा चुका है। तो देखिए ये न्यूमेरिकल है, कैसे इसको सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस के बीच क्या रिलेशन होता है। फ़ारेनहाइट, है ना, और सेल्सियस के बीच क्या रिलेशन होता है। तो फ़ारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू में C प्लस में 32 डिग्री, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए फ़ारेनहाइट स्केल पर जो है आपको बताना है कि परम शून्य ताप का मान क्या होगा, यानी F बताना है। तो F बराबर 9/5। अब देखिए ये C है, क्या है, सेल्सियस है। तो देखिए आपको एक चीज़ मालूम होना चाहिए कि परम शून्य ताप, है ना, परम शून्य ताप का मान कितना होता है ये मालूम होना चाहिए। परम शून्य ताप का जो मान है वो डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, यानी ये C क्या है, डिग्री सेल्सियस है। तो आपको बताना है यहाँ पे कि परम शून्य ताप का मान जो है सेल्सियस में क्या होता है, यानी इसमें क्या होता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए -273 डिग्री सेल्सियस होता है। ये भी एक क्वेश्चन ही बन गया
कि परम शून्य ताप का मान कितना होता है, तो ये होता है -273 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या करना है, -273 डिग्री सेल्सियस कर देना है गुना में, ठीक है, और प्लस में 32 डिग्री। तो बस इतने को ही सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए 273 को काटिएगा 5 के पारा से, तो ये कितना बार में चला जाएगा, तो ये बच्चों चला जाएगा 54.6 बार में चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से f बराबर 9 गुने -54.6 प्लस में 32 डिग्री। तो f बराबर यहाँ से कितना आ गया, अब देखिए 54.6 में 9 से गुना कीजिए तो ये आ जाएगा 491। 491 माइनस का सिंबल है तो माइनस दे दीजिए, ठीक है, और फिर यहाँ से प्लस 32 डिग्री। तो अब देखिए सॉल्व कीजिए तो कितना आ जाएगा, यानी 491 -491 में से -491 प्लस 32 डिग्री है, तो इतने को सॉल्व कीजिएगा ना तो आपका जो है ये रिजल्ट आ जाएगा -459.4। तो आ गया ना। तो देखिए f यानी फ़ारेनहाइट पर पता चल गया, फ़ारेनहाइट पैमाने पर पता चल गया कि इसका मान कितना होगा, तो -459.4 ये होगा फ़ारेनहाइट, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये भी याद रखना है कि परम शून्य ताप का जो मान होता है वो कितना होता है बच्चों, तो ये -273 डिग्री सेल्सियस होता है। और ये तो फॉर्मूला है, ये जो मैं लिखा हूँ ना f बराबर 9/5 इंटू में c प्लस में 32 डिग्री, तो ये तो फॉर्मूला है, यानी फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का बीच का रिलेशन है। तो ये तो याद ही रखना है, और सेल्सियस की जगह आपको इतना रख देना है, यानी -273 डिग्री, तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन था हीट एंड टेम्परेचर टॉपिक से था, तो अब मैं इससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चंस और आप लोग को बता देता हूँ ताकि आगे चलकर आपको कोई दिक्कत ना हो। तो देखिए बच्चों, यहाँ से तापमान मापने के ना 4 पैमाने होते हैं, ठीक है, 4 पैमाने होते हैं। देखिए एक तो होता है सेल्सियस होता है ना, और एक होता है फ़ारेनहाइट होता है, और एक केल्विन होता है, और एक र्यूमर होता है ना, र्यूमर, जो आप लोग को नहीं पढ़ना है, ठीक है। इसके बारे में आप लोग मत जानिए क्योंकि ये आपके सिलेबस से बाहर है। तो देखिए यहाँ पे सेल्सियस की बात करेंगे, फ़ारेनहाइट की बात करेंगे, और केल्विन के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो देखिए सेल्सियस के बारे में यदि हम लोग बात करें तो कभी कभी पूछ लेता है कि आपको बताना है सेल्सियस में, है ना, इसमें न जल का हिमांक जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी इसमें जल का हिमांक यानी पानी का जमना, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। इसमें जल का हिमांक यानी पानी का जमना जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, सेल्सियस में अभी बताना है, सेल्सियस में बताना है। इसमें जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये 0 डिग्री सेल्सियस पर होता है, यानी 0 डिग्री सेल्सियस पर पानी जो है जम जाता है सेल्सियस पैमाने में, ठीक है। अब यदि मैं आपसे ये पूछूं कि इसी में जल का क्वथनांक कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, बताइए। तो जल का क्वथनांक बताना है आपको, यानी पानी का उबलना यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है। सेल्सियस पैमाने में ही बताना है कि जल का क्वथनांक यानी पानी का उबलना जो है कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, तो ये 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक, है ना, 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक पर जो है यहाँ पे पानी बॉयल होने लगता है सेल्सियस पैमाना में, ठीक है। मतलब 100 डिग्री सेल्सियस पर जो है ना पानी उबलने लगता है। तो इसमें जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर होता है। अब देखिए फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो इसमें जल का हिमांक, इसमें जल का जो हिमांक होता है यानी इसमें जो जल जमता है यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, वो कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, कोई बताएगा इसमें। हाँ जी जल्दी से बताइए। हाँ जी, तो इसमें देखिए, इसमें शुद्ध जल का जमना जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, यानी पानी जो है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। और यदि मैं आपसे बात करूं इसमें जल का क्वथनांक, यानी इसमें जल का उबलना कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, बताइए। यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर फ़ारेनहाइट में कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, यानी इसमें जो पानी है कितने डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। तो ये भी याद रखना है कि इसमें जो पानी उबलता है बच्चों वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पर उबलता है। ये पूछा जा चुका है, इनमें से भी एक क्वेश्चन आया था आपके एग्जाम में, ठीक है। अब केल्विन की बात करें, है ना, तो इसमें जो है आपको बताना है जल का हिमांक कितना केल्विन पे होता है। इसमें देखिए डिग्री नहीं लगाइएगा, इसमें डिग्री नहीं लगाइएगा, इसमें केल्विन होता है, ठीक है। तो इसमें जल का जो हिमांक होता है वो कितना केल्विन पर होता है,
जल का हिमांक यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो है कितना केल्विन पर होता है, यानी इसमें जो शुद्ध जल का हिमांक है यानी पानी जमता है वो कितने केल्विन पे जमता है, तो 273 केल्विन पे। ठीक है, 273 केल्विन पे पानी जम जाता है। ठीक है, और इसमें यदि मैं पूछूं जल का क्वथनांक कितने केल्विन पर होता है, बताइए तो क्वथनांक कितने केल्विन पर होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, तो जी हाँ वो कितने पे होता है, 373 केल्विन पे होता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों आप लोग को समझ में आ गया, ये सभी पॉइंट्स लिख लीजिएगा, पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में। तो ये आप सभी ने लिख लिया, एक बार जल्दी से मैसेज करके बोल दीजिए सभी बच्चे, समझ में आ रहा है ना, एक बार जल्दी से मैसेज करके बोल दीजिए ताकि मैं भी क्लियर हो जाऊं कि आप सभी लोग समझ पा रहे हैं। ये जितना भी मैं लिखवा रहा हूँ सब इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग प्रीवियस पेपर सॉल्व कीजिएगा ना तो ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा आपको। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निर्वात में ऊष्मा विकिरण की चाल है। निर्वात में ऊष्मा विकिरण की जो चाल होती है वो कितनी मीटर पर सेकंड होती है। देखिए ऑप्शन है 1120 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन बी है 1,86,000 मीटर पर सेकंड, ऑप्शन सी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ऑप्शन डी है 1120 फीट पर सेकेंड। जल्दी से बताइएगा बच्चों, निर्वात में ऊष्मा विकिरण की चाल कितनी होती है। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी, जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यानी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब देखिए निर्वात में ऊष्मा विकिरण की भी चाल इतनी होती है, और निर्वात में यदि प्रकाश की चाल पूछे, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल भी यदि पूछता है आपसे कि कितनी होती है, तो भी इसका आंसर क्या होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ही होगा। निर्वात में प्रकाश की चाल और निर्वात में ऊष्मा विकिरण की चाल ये दोनों एक समान होती है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी पूछ लेता है बच्चों कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल पूछा गया है एक बार। ठीक है, कांच वाला पूछा गया है कि कांच में जो प्रकाश की चाल होती है, कांच में प्रकाश की चाल होती है वो कितनी होती है, तो आपको याद रखना है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक इसी प्रकार ये भी याद रख लीजिए कि पानी में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो पानी में प्रकाश की जो चाल होती है बच्चों ये कितनी होती है, तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये सभी आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, शक्ति 4D एवं -2D, ये D क्या है, डायप्टर है। ठीक है, तो शक्ति 4D एवं -2D के दो लेंस एक दूसरे के स्पर्श में रखे गए हैं, तो संयोजन की फोकस लंबाई क्या होगी ये बताना है। फोकस लंबाई बताना है, फोकल लेंथ बताना है। ठीक है, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा फोकल लेंथ बताना है तो ये बराबर होता है आपके 100/P के। P क्या है, पावर ऑफ ए लेंस है। ठीक है, और ये F क्या है, फोकल लेंथ है जो आपको निकाल कर बताना है। तो देखिए यहाँ पर बच्चों दो लेंस हैं और ये दोनों को एक दूसरे के स्पर्श में रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ से आपको टोटल D निकालना है। देखिए इसका एक सूत्र होता है, यहाँ पर देखिए D क्या है, डायोप्टर है, लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। तो यहाँ से क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है आपस में, तो ये टोटल निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो D बराबर एक सूत्र होता है D1 + D2। तो यहाँ से देखिए D बराबर D1 कितना है, 4 डायोप्टर है तो 4 कर दीजिए, प्लस में D2 कितना है, -2D है तो यहाँ पे -2 कर दीजिए। तो यहाँ से निकल कर आ जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2। ठीक है, तो 2 आ जाएगा। ठीक है, तो F बराबर 100। ठीक है, बट्टा में P यानी पावर ऑफ ए लेंस कितना आया, 2 डायोप्टर आया, यानी लेंस की शक्ति P क्या है, पावर ऑफ ए लेंस है, तो लेंस की शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है, डायोप्टर है, तो 2 डायोप्टर दिया हुआ है, तो यहाँ पे P कितना है, 2 है, 2 कर दीजिए। तो F बराबर कितना आ जाएगा, काटिए इसको, तो यहाँ से 50, जी हाँ दोस्तों 50 सेंटीमीटर जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए जो है आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए यानी दो लेंस दे दे एक दूसरे के स्पर्श में रखी गई हैं, तो इन दोनों को जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ से टोटल पावर निकल कर आ जाएगा, एक तरह से टोटल पावर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, तो ये 2 डायोप्टर आ गया। ठीक है, पावर जो है 2 डायोप्टर आ गया, और फिर आप लोग जानते हो कि F बराबर 100/P होता है, यानी F क्या है, फोकल लेंथ है यानी फोकस लंबाई है।
तो F बराबर 100 और बटा में पावर ऑफ लेंस कितना है, 2 डायोप्टर आया, तो 100 में भाग लगा दीजिएगा 2 से, तो आपको पता चल जाएगा संयोजन की फोकस लंबाई कितनी है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, यह एक रॉकेट ईंधन का उदाहरण है। रॉकेट ईंधन का उदाहरण बताना है। H2O2 है, HNO3 है, N2O4 है या हाइड्रोजन है। जल्दी से बताइएगा रॉकेट ईंधन का उदाहरण कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी हाइड्रोजन, देन आपका आंसर सही है। तो यह एक जो है ना बच्चों रॉकेट ईंधन का उदाहरण होता है। देखिए बात आई है रॉकेट ईंधन का, तो कभी कभी पूछ लेता है बच्चों रॉकेट को चलाने में किस ईंधन का प्रयोग किया जाता है। देखिए प्रश्न पूछ लेगा कि रॉकेट को चलाने में, है ना, रॉकेट को चलाने में किस ईंधन का उपयोग किया जाता है। रॉकेट को चलाने में किस ईंधन, है ना, किस फ्यूल का यूज किया जाता है, जल्दी से बताइए। तो सभी बच्चे बताएंगे। तो जी हाँ, देखिए किस ईंधन का यूज किया जाता है, प्रणोदक। ठीक है, प्रणोदक ये एक ईंधन होता है, इसी ईंधन का यूज किया जाता है। ये है क्या बच्चों, तो ये एक जो है ना केमिकल मिश्रण होता है, केमिकल मिश्रण होता है। प्रणोदक क्या है, एक रासायनिक मिश्रण है जो रॉकेट को पृथ्वी से अंतरिक्ष की ओर ढकेलता है, और उसमें एक ईंधन और एक ऑक्सीकारक का प्रयोग किया जाता है ना। तो इसी बेसिस पे जो है रॉकेट को चलाने में हम लोग इसी ईंधन का प्रयोग करते हैं। किस ईंधन का, प्रणोदक। ये याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, यदि हम लोग बात करेंगे यहाँ पे H2O2 के बारे में, ठीक है, तो ये क्या है, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है। क्या है बच्चों, ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड इसका रासायनिक नाम है, पेरोक्साइड। ठीक है, और यदि अब हम लोग बात करें HNO3 की, तो इसको हम लोग नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नाइट्रिक एसिड इसको हम लोग कहते हैं। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में कौन ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक है, यानी गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी बताना है। Fe यानी आयरन, Al यानी एल्युमिनियम, Ag यानी सिल्वर, Cu यानी कॉपर। जल्दी से बताइए ऊष्मा तथा विद्युत का सर्वश्रेष्ठ चालक कौन सा हो जाएगा इन चारों में से। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी सिल्वर, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ Ag यानी सिल्वर, है ना, सिल्वर यानी चांदी जिसको कहते हैं हम लोग, है ना, ये चांदी जो है ऊष्मा और विद्युत दोनों का जो है सर्वश्रेष्ठ चालक होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, है ना, बैड कंडक्टर, बताइए बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी कौन हो जाएगा। ऊष्मा, जल्दी से बताना है, ऊष्मा तथा विद्युत का, ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक, ऊष्मा तथा विद्युत का खराब चालक कौन सा हो जाएगा। हाँ जी, तो ये कौन हो जाएगा, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपका शीशा हो जाएगा, यानी जिसको पीबी बोलते हैं। केमिकल सिंबल क्या है, पीबी यानी शीशा, लेड। ठीक है, चलिए चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन O2 के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील है। आपको बताना है इन चारों में से ऑक्सीजन के साथ कौन सबसे कम रिएक्टिव करेगा, यानी कम रिएक्शन करेगा, यानी न्यूनतम अभिक्रियाशील रहेगा इन चारों में से, बताइए। तो कॉपर है, या फिर Fe यानी आयरन है, Zn यानी जिंक है, या Mg यानी मैग्नीशियम है। कौन O2 के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील रहेगा इन चारों में से। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है बच्चों ऑप्शन नंबर ए यानी कॉपर, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ पे कॉपर जो है ये ऑक्सीजन के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील रहेगा। ठीक है, ये बाकी Fe है, Zn है, Mg है, ये सभी जो है ऑक्सीजन के साथ अधिकतम अभिक्रियाशील में रहेंगे, लेकिन यहाँ पे जो कॉपर है ये ऑक्सीजन के साथ न्यूनतम अभिक्रियाशील में रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, ध्यान देना है, यह सरीसृप नहीं है। इनमें से कौन सा ऐसा जंतु है जो सरीसृप नहीं है, यानी रेप्टाइल नहीं है। देखिए सरीसृप का मतलब क्या होता है ये पहले जानिए। तो सरीसृप ये
प्राणी जगत का एक समूह है जो पृथ्वी पर सड़क कर चलते हैं, है ना। यानी एक ऐसे जीव होते हैं जो पृथ्वी पर सड़क के चलते हैं और इसके अंतर्गत जो है कई सारे जीव आ जाते हैं। तो आपको बताना है इन चारों में से कौन सा ऐसा जीव है जो सरीसृप में नहीं आता, यानी सड़क कर नहीं चलता। देखिए, क्लोन है, एलिगेटर है, सैलामेंड्रा है या ट्रायोनिक्स है। तो वेरी गुड स्टूडेंट, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी यानी सैलामेंड्रा, देन आपका आंसर सही है। तो सैलामेंड्रा ये एक उभयचर जंतु होता है। कैसा होता है ये? उभयचर यानी एम्फीबियन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एम्फीबियन बोलते हैं इसको। यानी जो जो जंतु पानी और मतलब पृथ्वी दोनों पर रह सके, है ना, यानी जल और स्थल दोनों पर रह सके, उसको उभयचर बोलते हैं। तो यहाँ सैलामेंड्रा जो है ये उभयचर जंतु होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सरीसृप में कौन कौन से जंतु आ जाएंगे जो सड़क कर चलते हैं, तो ये भी जानना आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो जैसे देखिए, सरीसृप वर्ग में आपका सांप आ जाएगा, ठीक है। सांप सड़क कर चलता है ना बच्चों, सांप आप सभी बच्चे जानते हैं, सांप आ जाएगा। इसके बाद छिपकली आ जाएगा, छिपकली, है ना। मेढक आ जाएगा, मगरमच्छ आ जाएगा, ठीक है। मगरमच्छ आ जाएगा, यानी जिसको देखिए एलिगेटर भी कहते हैं हम लोग, ठीक है। मगरमच्छ आ जाएगा, क्लोन आ जाएगा, ठीक है, क्लोन। और साथ ही साथ ट्रायोनिक्स भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये सभी ऐसे जंतु हैं जो सरीसृप वर्ग के अंतर्गत आते हैं, यानी ये सड़क कर चलते हैं पृथ्वी पे, ठीक है। लेकिन इसमें जो है पूछा है कि कौन सरीसृप नहीं है, तो यहाँ सैलामेंड्रा जो है ये भी एक जंतु होता है जो उभयचर होता है, यानी स्थल और जल दोनों जगह रहता है ये, ठीक है। तो ऑप्शन सी जो है आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब चलिए स्टूडेंट, अगला प्रश्न है, कोशिका कंकाल के सूक्ष्म तंतु इसके बने होते हैं। देखिए बच्चों, कोशिका कंकाल के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो किस चीज़ के बने होते हैं? प्रोटीन या पैक्टिन या लिग्नन या फास्फोलिपिड? जल्दी से बताइएगा। कोशिका कंकाल, जी हाँ दोस्तों, कोशिका कंकाल के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं, यानी जो छोटे छोटे आपके वो माइक्रो फाइबर्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे माइक्रो फाइबर्स होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं? जल्दी से बताइए। हाँ जी, बिल्कुल फास्ट। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी प्रोटीन, देन आपका आंसर सही है। तो याद रखना है, कोशिका कंकाल के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो प्रोटीन के बने होते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं, कोशिका कंकाल के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना होता है, कितने प्रकार के तंतुओं से मिलकर बना होता है? यानी मान लीजिए मैं प्रश्न ऐसे पूछता हूँ, कोशिका कंकाल जो है, कोशिका कंकाल कितने प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना होता है? कोशिका कंकाल जो है कितने प्रकार के, जी हाँ दोस्तों, कोशिका कंकाल कितने प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना होता है? प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना होता है, बताइए तो। तंतुओं से मिलकर बना होता है, यानी यहाँ पर प्रश्न ये है कि जो कोशिका कंकाल, जो अभी मैंने बताया कि भाई कोशिका कंकाल के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं वो तो प्रोटीन से बने होते हैं, लेकिन कोशिका कंकाल जो है कितने प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना होता है? तो बच्चों, ये 3 प्रकार के प्रोटीन तंतुओं से मिलकर बना होता है, 3 प्रकार के, ठीक है। कौन कौन सा? एक तो होता है एक्टिन तंतु होता है, एक्टिन तंतु होता है, एक मध्यवर्ती तंतु होता है और एक सूक्ष्म तंतु होता है, जो अभी आपसे पूछा गया था, ठीक है। एक तो मध्यवर्ती तंतु होता है और एक सूक्ष्म तंतु होता है। तो देखिए, यही ना प्रश्न पूछा गया था, यही पूछा था ना कि भैया सूक्ष्म तंतु, कोशिका कंकाल के जो सूक्ष्म तंतु होते हैं किसके बने होते हैं? तो प्रोटीन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए चलिए स्टूडेंट, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और यदि क्लास अच्छी लग रही हो तो एक लाइक ज़रूर दे दीजिएगा बच्चों। आपके एक लाइक से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन फील होता है, बहुत अच्छा लगता है, मन करता है कि आपको मैं क्लास देता रहूं, ठीक है। काफ़ी बच्चों का जो है पॉजिटिव फीडबैक देखने को मिलता है क्लास ओवर हो जाने के बाद, काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है ना। और मैं हर एक स्टूडेंट का रिप्लाई देने का भी प्रयास करता हूं, है ना। तो बच्चों, आप लोग भी जो है अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा क्लास के प्रति कि आपको क्लास कैसा लगा, आपको कितना अच्छा लगा, ठीक है। क्योंकि अगर आप पॉजिटिव में रिस्पांस देते हैं तो मेरा जो पावर है, एबिलिटी है वर्क करने का, वो 2 गुना हो जाता है ना, 2 गुना से 4 गुना भी हो जाता है जब काफ़ी नंबर ऑफ़ कमेंट्स पढ़ने को मिलते हैं,
हैं, लाइक्स देखने को मिलता है ना। तो बच्चों आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी जानते हो कि मैं जो भी क्वेश्चंस करवाता हूँ सब लेवल वाले क्वेश्चन रहते हैं, सब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बच्चों वाला क्वेश्चन लेके आपको मतलब गुमराह नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, देखिए कंटेंट बनाने में ही मुझे बहुत समय लग जाता है बच्चों, ठीक है। लेकिन कंटेंट बन जाता है, उसके बाद मैं ये लेक्चर आप लोगों तक लेकर आता हूँ, ठीक है। तो काफ़ी मेहनत लगता है, तो बच्चों बस मैं इसके बदले आपसे एक लाइक मांगता हूँ और एक जो है पॉजिटिव कमेंट मांगता हूँ, ताकि मुझे अच्छा लगे, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, इसमें एस्टर बंद नहीं होता, किसमें जो है एस्टर बॉन्ड्स नहीं होता, वसा में, मोम में, तेल में या काइटिन में? जल्दी से बताइएगा बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आपके पैरामेडिकल में रिपीट भी होते हैं, काफ़ी क्वेश्चंस रिपीट भी हुए हैं। तो जल्दी से बताइए किसमें एस्टर बंद नहीं होता। तो वेरी गुड, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर डी यानी काइटिन, देन आपका आंसर सही है। तो काइटिन में ना, काइटिन में बच्चों एस्टर बंद नहीं होता, क्योंकि काइटिन जो है ना ये पॉलीसैकेराइड से निर्मित तंतुवत पदार्थ होता है, जो कि आर्थ्रोपोडस के बाह्य कंकाल तथा कवकों की कोशिका भित्ति का मुख्य कंपोनेंट होता है, यानी मुख्य अवयव होता है, और इसमें एस्टर बंद नहीं पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए स्टूडेंट अगला प्रश्न है, इसका मुख्य स्रोत समुद्र नहीं है, किसका मुख्य स्रोत यानी मेन सोर्स समुद्र नहीं होता? ग्लाइकोजन का, एगार का, एलिजिनेट का, एगेरोस का? जल्दी से बताइए किसका मुख्य स्रोत जो है समुद्र नहीं होता। तो जी हाँ दोस्तों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए यानी ग्लाइकोजन, देन आपका आंसर सही है। तो यहाँ ग्लाइकोजन का जो है ना मेन सोर्स समुद्र नहीं होता, क्योंकि ग्लाइकोजोन जो है ये संचित जंतु कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यानी ये संचित जंतु कार्बोहाइड्रेट होते हैं, है ना। इसीलिए जो है बच्चों इनका मुख्य स्रोत समुद्र नहीं होता, ठीक है। बाकी ये जो एगार है, एलिजिनेट है, एगेरोस है, ये सभी का मुख्य स्रोत समुद्र होता है, लेकिन ग्लाइकोजोन का मुख्य स्रोत समुद्र नहीं होता। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आज के इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन रहेगा स्टूडेंट। तो चलिए अगला प्रश्न है, यह एक जल विलेय विटामिन है, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ए, यानी यहाँ पर ये पूछा है कि जल में घुलनशील विटामिन इन चारों में से कौन सा होगा। तो जल्दी से बताइए, जल में घुलनशील विटामिन के बारे में पूछा है कि जो जल में घुल जाता है, जल्दी से बताना है। तो वेरी गुड बच्चों, यदि आपने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर ए, देन आपका आंसर सही है। तो विटामिन सी जो है ये जल में घुलनशील होता है। तो देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, तो विटामिन बी और विटामिन सी होता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, क्या जवाब दीजिएगा? वसा में, जी हाँ दोस्तों, फैट सोल्यूबल विटामिन, है ना, ये वाटर सोल्यूबल विटामिन था। अब मैं आपसे फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में पूछ रहा हूँ, तो ये होता है ए, डी, के, ई, यानी विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, ये चारों विटामिन जो है वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो इस क्लास को लाइक जरूर दे दीजिएगा, और इस क्लास का फीडबैक जरूर दीजिएगा वीडियो के कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं अगली क्लास में नई जोश नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर।